हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुर अकेडमी पे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। ठीक है, और ये जो क्लास होने वाली है ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे अपना कोर्स जो है इस पे कंप्लीट कराएंगे। नॉर्मली हम जो अपनी साइंस कराएंगे वो सबसे पहले तो फिजिक्स, एक चैप्टर फिजिक्स का कराएंगे, देन बायोलॉजी और सबसे लास्ट में केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ लेंगे। एक एक चैप्टर करके, ऐसे तीनों का एक एक चैप्टर करके फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज अपनी फिजिक्स का पहला चैप्टर जो होने वाला है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो क्लास होने वाली है ये सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी लागू है। चाहे कोई भी बच्चा यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, सारी चीजें देख करके आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा चैप्टर का नेम है उसमें प्रकाश आ रहा है, तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो है, नॉर्मल बातें पहले बात करते हैं कि जो आपका प्रकाश होता है वो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश क्या होता है, वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अगर प्रकाश होगा तो ही आप वस्तुओं को देख पाओगे, वरना आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, दूसरी बात यह कि प्रकाश खुद कभी नहीं दिखाई देता है ना। प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में तो सहायता करता है, लेकिन प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, आप उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो ये तो हो गया प्रकाश के बारे में नॉर्मल सी बात जो आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रकाश के गुण होते हैं। ठीक है, उनको पढ़ना भी आवश्यक है, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला गुण जो ये होता है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। कैसे? प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तो देख लेते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या बला है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी नया नया वर्ड आया तो देख लेते हैं कि आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या चीज होती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल में दे रहा, जैसे आप लोगों ने देखा होगी कि जब भी हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे करवाते हैं। अब उस एक्सरे में जो आपकी रेज यूज होती है, कौन सी? एक्सरे। ये जो रेज यूज होती हैं ये क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। और समझ लेते हैं, देखिए जो आपका टीवी का रिमोट होता है उससे जो रेज निकलती हैं वो आपकी होती है इंफ्रारेड। क्या होती है? इंफ्रारेड रेज। ये भी कौन सी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हो जैसे इंद्रधनुष के बारे में सब सुना होगा। ठीक है, उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, जिनको विव की ओर से हम लोग लिखते हैं। इससे विव की ओर से ये 7 रंग जो होते हैं इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। अब ये 7 रंग जब क्या करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये सातों के सातों रंग जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो बनाते हैं श्वेत प्रकाश। क्या? श्वेत प्रकाश। जब ये सातों रंग आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश भी आपका क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, और समझना चाहिए तो आप देखिए, जब समोसे वगैरह गर्म किया जाता है, नॉर्मली खाना गर्म किया जाता है माइक्रोवेव में, तो उसमें जो रेज होती है कौन सी होती है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव भी क्या होती है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, तो आई होप कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा। ये प्रकाश का एक गुण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में। दूसरा गुण ये है कि जो आपका प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस गमन का मतलब ये है सीधी रेखा में चलता है। क्या? प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। इसको कैसे समझें? देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमें कुछ कार्डबोर्ड ले रहे हैं। ये हमने क्या ले लिए? कार्डबोर्ड। ठीक है, ऐसी पेपर की शीट्स ले लेनी है हमें। ठीक है, इन शीट्स में क्या कर लेंगे हम, बीच में इनके एक ही लाइन पे क्या कर लेंगे, एक सिधाई में एक कर लेंगे छेद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर साइड पे एक मोमबत्ती जला लेंगे, या भी कोई भी आप प्रकाश का सोर्स रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपकी क्या है, ये हमारी मोमबत्ती मान लेते हैं कि है। ठीक है, जब आप इधर से क्या करोगे, देखोगे, जब इधर से आप देखोगे तो आपको ये जो मोमबत्ती रखी हुई है ये एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ेगी आपको। यानी कि इधर से जब आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मोमबत्ती आपको इन छेदों की सहायता से दिखाई पड़ेगी। अगर आपको यहाँ डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा तो आपको साइड में वहां पे फोटो के माध्यम से दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक बात थोड़ा सा और जान लेते हैं
कि जो आपका प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है। मान लेते हैं कि ये आपका प्रकाश है, ये ऐसे एक सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, ये प्रकाश है, ये प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये प्रकाश का क्या है, रास्ता है। और प्रकाश के रास्ते को हम लोग बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। तो ये प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो प्रकाश के पथ को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण। क्या बोलेंगे, किरण। ऐसी जब खूब सारी किरण हो जाएंगी, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, जब ऐसी खूब सारी किरण हो जाएंगी तब हम क्या बोलेंगे, ये हो गया एक किरण का पुंज। क्या हो गया, किरण पुंज। अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, किरण पुंज, किरण पुंज। किरण पुंज मतलब कि किरणों का गुच्छा आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी खूब सारी किरणें हो जाएंगी तो किरण पुंज, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ये मैंने बात समझा दी कि विद्युत चुंबकीय तरंग आपका क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो आपका प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है या सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है प्रकाश के बारे में, ठीक है। आपका जो प्रकाश होता है, क्या लिखा है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। क्या हुआ, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अब ये बातें तो मैंने लिख दी हैं, इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा तो इसको समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। क्या बोल रखा है कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। चलने के लिए प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उससे पहले माध्यम देख लेते हैं, माध्यम कितने प्रकार का होता है। माध्यम जो आपका होता है वो नॉर्मली साधारणतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस माध्यम, ठीक है, एक होता है द्रव माध्यम और एक होता है गैसीय माध्यम, ठीक है। और जहां पे ये तीनों चीजें ही उपस्थित नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। ये हो गया आपका निर्वात, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती, ठीक है। देखिए ये हमारा जो सूर्य है, देखिए ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है, सूर्य, और ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य से जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, तो हम सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी चीज उपस्थित है वो क्या है, निर्वात। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी चीज उपस्थित है वो क्या है, पूरा निर्वात है। जो माध्यम उपस्थित है वो क्या है, निर्वात है। तो देखिए प्रकाश तो यहां से यहां तक भी आ रहा है, निर्वात से भी आ रहा है, और प्रकाश जो है ठोस से भी चल लेता है, द्रव में भी चल लेता है और गैस में भी चल लेता है, ठीक है। यानी कि उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, वो हर माध्यम में चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कि प्रकाश जो है, चलो इतना तो मान लिया कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ये बात कैसे मानेंगे, चलिए देखें। आपका जो प्रकाश है वो माध्यम पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे, जब आप कोई ठोस वस्तु लोगे और जब आप कोई गैसीय वस्तु लोगे, उसमें जब आप देखोगे तो जो प्रकाश का वेग होता है वो ठोस वस्तु में कम होता है और गैसीय वस्तु में ज्यादा होता है, या गैसीय माध्यम बोल सकते हो आप, ठीक है। जब आप ठोस माध्यम लोगे और गैसीय माध्यम लोगे और द्रव माध्यम लोगे तो उसमें जो प्रकाश का वेग है वो सब में अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका हो गया, मान लेते हैं ये आपका ठोस वाला माध्यम है, ठीक है। ये हो गया आपका द्रव वाला और ये वाला हो गया गैस वाला, ठीक है। और जहां पे कुछ नहीं वो हम मान लेते हैं निर्वात, ठीक है, निर्वात। तो इसमें प्रकाश का वेग हम देख लेते हैं किस प्रकार से निर्भर करेगा, प्रकाश का वेग, ठीक है। जो ठोस में प्रकाश का वेग होगा वो सबसे कम होगा, क्या होगा, सबसे कम। फिर उससे ज्यादा किसमें होगा, द्रव में, उससे ज्यादा गैस में, और प्रकाश का वेग जो सबसे ज्यादा होता है वो किसमें होता है, निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में। अब प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है तो कितना होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका निर्वात में प्रकाश का वेग या फिर चाल, यहाँ पे आप चाल भी लिख सकते हो और वेग भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल व वेग जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको जरा आप नॉर्मल सी, अभी तो आपको ये एक संख्या लग रही होगी, जरा इसको हम थोड़ा सा और खोल के लिखते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, ये मैंने 3 लिखा। अब देखिए 10⁸ लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 8 जीरो बढ़ा के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब अगर बात करें आपकी जो नॉर्मल कार वगैरह की, जो सुपर कार्स वगैरह होती है, उनकी जो हाई स्पीड्स होती है, मान लेते हैं 400 होती होगी, कितनी, मान लेते हैं 400 किलोमीटर प्रति
घंटा होती होगी, ठीक है। जरा इसको भी हम किलोमीटर में चेंज करके देख लें तो थोड़ा अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, ठीक, कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली बस 1000 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम यहाँ पे कितना ले सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आपको शायद थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पे जो कार थी 1 घंटे में 400 किलोमीटर तय कर रही थी, सफर तय कर रही थी। यहाँ पे देखिए आपका जो प्रकाश है वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो तय कर रहा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। आप थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रकाश के मोटे मोटे 4 गुण हो गए। अब उससे पहले एक मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्ट, चलो यही लिख लेते हैं। फैक्ट आपका ये है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं या जो सूर्य की किरणें होती हैं, ये सूर्य की किरणें जो होती हैं पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेती है। कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेती है। देखिए प्रकाश इतनी तेज चलता है फिर भी उसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में इतना समय लग जाता है, यानी कि सूर्य की किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक आने में इतना समय लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप क्या करिए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी मैंने बताया कि मैंने अभी फैक्ट बताया था आपको, जरा उसको भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। फैक्ट आपका ये था कि सूर्य की किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट हो गया, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की कि वो क्या है, ठीक है। उस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक सेटअप तैयार करते हैं। यहाँ पे ये हमने एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमारी एक सीधी सी लाइन है। इधर पे हम मान लेते हैं कि हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा माध्यम 1 है, ठीक है। ये आपका माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ठीक है। माध्यम मैंने अभी बताया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इस माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे ये है हमारी पृथककारी पृष्ठ। क्या है, पृथककारी पृष्ठ, ठीक है। दो माध्यम को अलग करने वाली लाइन ये है हमारा क्या है, पृथककारी पृष्ठ है, ठीक है। अब ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। इसको आप नॉर्मल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपका जो चश्मा होता है, ठीक है। चश्मा, ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, चश्मा, ये मान लेते हैं आपका चश्मे का लेंस है। तो चश्मे के लेंस के बाहर जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, वायु वाला। और ये चश्मे का माध्यम कौन सा हो जाएगा, कांच वाला हो जाएगा। इस चश्मे के पीछे फिर से कौन सा माध्यम हो जाएगा, वायु वाला हो जाएगा। तो वही चीज है माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक प्रकाश की किरण भेजेंगे। क्या करेंगे, ये हमारी एक प्रकाश की किरण है, इस पृष्ठ पर जब टकराएगी, ये हमारी प्रकाश की किरण है। लिख देता हूं यहाँ पे क्या है, प्रकाश की किरण है, ठीक है। जब ये प्रकाश की किरण इस पृथककारी पृष्ठ पर टकराएगी तो इस प्रकाश की किरण के साथ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इस प्रकाश की किरण के साथ पहली तो संभावना यह है कि ये हो सकता है कि इस पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में वापस लौट आए। क्या, फिर से समझते हैं एक बार कि ये प्रकाश की किरण इस पृथककारी पृष्ठ पर टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाए। एक तो ये घटना हो सकती है, ठीक है। दूसरी घटना इसके साथ क्या हो सकती है कि ये प्रकाश की किरण जो है हो सकता है कि इस पृथककारी पृष्ठ के पीछे चली जाए, है ना, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण जो है हो सकता है कि इस पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात इसके पीछे भी जा सकती है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि पहली घटना ये हो सकती है, दूसरी घटना ये हो सकती है। इसके साथ एक घटना और
एक घटना की और संभावना है कि ये प्रकाश की किरण है, हो सकता है कि इस पृथककारी पृष्ठ पर टकराने के पश्चात उसका अवशोषण हो जाए, यानी कि ये प्रकाश की किरण इस पृथककारी पृष्ठ पर अवशोषित हो जाए। अब ये अवशोषित, आपको अवशोषण नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे आप देखते हो जो आपका स्पंज होता है उस पर जब हम पानी डालते हैं तो उस पर उसमें पूरा अवशोषित हो जाता है, ठीक, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी होगा, जो आपकी प्रकाश की किरण है इस पृष्ठ से अवशोषित हो जाएगी, यहाँ पे प्रकाश का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि देखिए जब आपकी प्रकाश की किरण पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। ये आपका यहाँ पे हुआ है परावर्तन, परावर्तन, ठीक है। अब देखिए जब आपकी प्रकाश की किरण पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसके पीछे चली जाती है या फिर दूसरे माध्यम में चली जाती है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रकाश का हुआ है अपवर्तन। क्या हुआ है, अपवर्तन। यहाँ पे प्रकाश का हुआ है अपवर्तन। और ये तो मैंने बता ही दिया कि जब आपकी प्रकाश की जो किरण होती है वो पृथककारी पृष्ठ पे अवशोषित भी हो जाती है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आई होप ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जरा सा एक बार हम जितना भी मैंने अभी पढ़ाया उसको जरा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कुछ प्रकाश के गुण बताए थे, ठीक है। उसमें से जो आपका प्रकाश का पहला गुण था वो मैंने क्या बताया कि जो आपका प्रकाश होता है, ठीक है, वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। एक तो हमारा ये गुण हो गया। और मैंने क्या गुण बताया कि जो आपका प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। कैसे, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। उसके मैंने खूब सारे एग्जांपल्स दिए थे कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पॉइंट बताया कि जो आपका प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है, ये मैंने बताया। लेकिन जो आपका प्रकाश होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। वो भी मैंने बताया कि ठोस में जो प्रकाश का वेग होता है, जो चाल होती है वो कम होती है, फिर द्रव में ज्यादा हो जाती है, गैस में ज्यादा हो जाती है, और प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में होती है। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में मैंने बताया था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉइंट क्या बताया, और उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट ये वाला बता दिया था, ठीक है, कि जो आपका प्रकाश होता है जब पृथककारी पृष्ठ पर टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। जब आपकी प्रकाश किरण पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। और एक घटना ये भी हो सकती है कि प्रकाश अवशोषित हो जाए, पृथककारी पृष्ठ पर टकराने के पश्चात प्रकाश जो है अवशोषित हो जाए। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये पूरी क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आगे की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, या प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी प्रकाश का परावर्तन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।